स्वागत है आप सभी का केबीएस पेडोलॉजी के अनुष्ठान क्लासेस में। अब आपने देखा था कि अभी तक हमने डेवलपमेंटल इश्यूज, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ परिपक्वता, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया है। अब हम पढ़ते हैं कि बालक के विकास में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं या बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट। तो डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास के क्षेत्र या विकास की अवस्थाएं जो क्या करती हैं, बालक के विकास को प्रभावित करती हैं या बालक का विकास इस हिसाब से होता है। तो पहला टाइप पढ़ते हैं हम शारीरिक विकास, यानी विकास के क्षेत्र में पहला जो परिवर्तन होता है शारीरिक विकास ही होता है। क्योंकि बचपन में जब बालक जन्म होता है तो आप जानते हैं शैशवावस्था में बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उस समय उसको किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, पोषण की ज़रूरत रहती है। तो पहला जो क्षेत्र है वो है शारीरिक क्षेत्र, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा क्षेत्र है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। तीसरा क्षेत्र है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, भावात्मक और सामाजिक विकास। या इसी को हम एक नाम और दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है आपकी नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का विकास होता है, किस प्रकार से उसमें नागरिक कर्तव्य आते हैं, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, मॉरल डेवलपमेंट में। 6 पॉइंट है क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है रचनात्मक विकास। एक बच्चे में किस प्रकार से रचनात्मक विकास हुआ है, किस प्रकार से वह चीज़ों को सोचने की क्षमता रखता है। ठीक है। और सातवीं चीज़ है कि एडाप्टिव डेवलपमेंट, एडाप्टिव नेचर क्या है, अनुकूली विकास क्या है, बालक किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करता है समाज के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। आठवां जो पॉइंट है वो है कैरियर डेवलपमेंट, यानी किस प्रकार से कैरियर डेवलपमेंट करता है, कैरियर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं करता है। तो वो चीज़ें आती हैं कैरियर विकास क्षेत्र में। नौवीं चीज़ बात करेंगे तो एजुकेशनल डेवलपमेंट है, यानी शैक्षिक विकास किस प्रकार से होता है बालक में। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास किस प्रकार से होता है। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से होता है। आप जानते हैं सांस्कृतिक विकास का मतलब है बालक जिस क्षेत्र में रहेगा उस पर उसके संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर कोई बालक हिंदू धर्म से संबंधित है तो उस पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ेगा, कोई मुस्लिम धर्म से संबंधित है तो उसमें मुस्लिम धर्म का प्रभाव पड़ेगा। और नेक्स्ट नेचर बात करें एस्थेटिक डोमेन, यानी सौंदर्य शास्त्र डोमेन किस प्रकार से होता है। वो ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले स्लाइड में देखते हैं कि किस प्रकार की डेवलपमेंट शारीरिक विकास में होती है। तो आप देखेंगे जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास में आप देखेंगे अलग अलग विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। शारीरिक विकास आप जानते हैं इसमें शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास किस प्रकार से होगा, शारीरिक विकास स्थूल गतिक कौशल का है, सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है। शारीरिक विकास को करने के लिए, अब शारीरिक विकास से क्या मतलब है, शारीरिक विकास से मतलब है उसकी लंबाई में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उसकी बालक की चौड़ाई में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, बालक के भार में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, बालक में हृदय स्पंदन की गति क्या है। और ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस का मतलब है होल पार्ट, होल पार्ट का मतलब है स्थूल गतिक कौशल, जिसमें बड़ी मांसपेशियां समूह क्या करती हैं, कार्य करती हैं। जैसे अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो दौड़ने में उसके दोनों पैर काम करेंगे, यानी एक बड़ी मांसपेशियां क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो जहाँ पर शारीरिक कौशल जिसमें बड़े मांसपेशी समूह शामिल होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्थूल गतिक कौशल। जैसे दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, फेंकना हुआ। तो आप देखते हैं किसी वस्तु को अगर फेंकते हैं तो आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइन मोटर स्किल क्या है। बिल्कुल फाइन, फाइन का मतलब बिल्कुल सूक्ष्म गतिक कौशल किस प्रकार से है।
तो फाइन मोटर स्किल्स क्या है? फिजिकल स्किल्स डेट इन्वॉल्व स्मॉल मसल्स ग्रुप सच एज, ये बिल्कुल स्मॉल मसल्स ग्रुप, जैसे आपकी केवल उंगलियां वर्क कर रही हैं, ठीक है, केवल ड्राइंग कर रहे हैं तो आपकी केवल 2 उंगलियां काम कर रही हैं, ठीक है। तो यानी आप क्या करते हैं कि सूक्ष्म गति कौशल में ऐसे काम आते हैं जो छोटे मांसपेशी समूह द्वारा होता है, जैसे कि लिखना, ड्राइंग करना, शू लेसेस बांधना, ठीक है। यानी जितनी भी जटिल प्रक्रियाएं हैं वो किसके द्वारा होती हैं? वो सूक्ष्म गति कौशल द्वारा होती हैं। अब शारीरिक विकास में ही नेक्स्ट जो विशेषता है वो है स्वास्थ्य और पोषण, यानी स्वस्थ आहार बनाए रखने के लिए और शारीरिक गतिविधि में संलग्न होने की क्षमता से शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी अब शारीरिक विकास में भाई हमें पैर का विकास, हाथ का विकास, पूरी समग्र शरीर का विकास जरूरी है। तो हमें क्या जरूरी है? स्वास्थ्य जरूरी है, पोषण लेना जरूरी है। अब पोषण लेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। इसके बारे में ही अरस्तु ने एक टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। तो इसका मतलब है अगर शरीर स्वस्थ होगा तो आपका संज्ञानात्मक क्षमता भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं और अगले स्लाइड में देखते हैं कि ये विशेषताएं क्या हैं। अब नेक्स्ट विशेषता देखेंगे। पहली विशेषता जो है संवेदी विकास है। संवेदी विकास का मतलब सेंसरी डेवलपमेंट। अब सेंसरी डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? सेंसरी डेवलपमेंट का मतलब है आपकी दृष्टि किस प्रकार से है, क्या दूर की चीज़ों को देख सकती हैं, क्या सूक्ष्म चीज़ों को देख सकती हैं, आपकी सुनने की क्षमता किस प्रकार से है, क्या दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं, पास की आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हैं, आपके स्पर्श किस प्रकार से है, ठीक है। यानी तो आप वस्तुओं को कैसे समझते हैं, कौन सी वस्तु ठंडी है, गर्म है। तो आप देख रहे हैं जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या करती हैं? संवेदी विकास में काम करती हैं और वो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं फिजिकल कोऑर्डिनेशन। फिजिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है शारीरिक समन्वय। आप एक एग्जाम्पल लें कि अगर एक बालक को देखें, जब बालक पढ़ता है तो आप देखते हैं बालक ब्लैक बोर्ड की तरफ भी देखता रहता है और साथ में लिखता भी रहता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से आँखों और हाथों का संतुलन बनाया हुआ है। यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन में संतुलन, समन्वय और निपुणता का विकास होता है। किस प्रकार से एक अंग का दूसरे अंग के साथ समन्वय करते हैं, ठीक है। तो वो है शारीरिक समन्वय। अगला है फिजिकल एंड्योरेंस। फिजिकल एंड्योरेंस क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी ओवर टाइम। यानी शारीरिक सहन शक्ति, समय के साथ शारीरिक गतिविधि को बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं शारीरिक सहन शक्ति। समय के साथ जो शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं उसके साथ जो गतिविधि क्षमता बनाए रखती है उसको कहते हैं शारीरिक सहन शक्ति। तो आप देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट में कई सारी विशेषताओं के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया है। अब आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट विशेषता क्या है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें आता है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास से क्या समझते हैं? संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बच्चे की सोचने की क्षमता में किस प्रकार से डेवलप होती हैं, बच्चे किस प्रकार से किसी चीज़ की चिंतन करते हैं, किस प्रकार से उस वस्तु को अपने में धारण करते हैं। तो आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में कई सारी विशेषताओं को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता जो है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है धारणा। अब धारणा किस प्रकार से बनी? दृष्टि, ध्वनि और स्पर्श जैसी संवेदी जानकारी को संसाधित करने और व्याख्या करने की क्षमता। जैसे दृष्टि, आंखों ने कुछ बुरी चीज देख ली है तो क्या करती है? वो धारण हुई रहती है, बचपन में वो धारण हो जाती है, ठीक है। ध्वनि, अगर ध्वनि सुन रहे हैं, तेज ध्वनि सुन रहे हैं तो आप देखेंगे बच्चे की आवाज़ में भी तेज ध्वनि का अनुभव होगा, ठीक है। स्पर्श जैसी संवेदी जानकारी को अगर संसाधित कर लेता है, समन्वय कर लेता है तो उसको कहते हैं धारणा। धारणा के बाद आती है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है स्मृति। यानी बच्चे समय के साथ जो उन्होंने सूचना क्रियाकलाप कर लिया है उस सूचना को अपने मस्तिष्क में किस प्रकार से रखते हैं वो उसकी स्मृति की विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता जो है ध्यान।
यानी अपने उठते उत्तेजनाओं पर ध्यान किस प्रकार से केंद्रित करें, किस प्रकार से उत्तेजनाओं को नियंत्रित करके हम काम करें, वो आपका क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर बात आती है कि एकाग्रता बनाए रखिए। तो एकाग्रता बनाए रखने की जो कंडीशंस है वही उसको उसी को बोला जाता है ध्यान, या उसको बोला जाता है अटेंशन। संज्ञानात्मक विकास में नेक्स्ट जो विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है कि भाषा और संचार। भाषा से क्या मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ी बोली का प्रयोग करता हो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, तो वो उसकी भाषा किस प्रकार से होगी, खड़ी बोली होगी, अवधी होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी। यानी अगर आपके परिवार में सभी लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो बच्चा भी हिंदी में बात करेगा। यदि बाहर फॉरेनर में बच्चा हुआ है, अगर इंग्लिश में मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी बोलने की, वहाँ का माहौल ही पूरा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो बच्चा भी इंग्लिश ही बोलेगा। यानी स्वयं को व्यक्त करने और दूसरों के साथ संवाद करने के लिए भाषा को समझना बहुत ही जरूरी और उपयोगी है। तो वो चीज़ें किस में आती हैं, संज्ञानात्मक विकास में। आगे की ओर चलते हैं और अगली विशेषता देखते हैं किस प्रकार की विशेषता है। अगली संज्ञानात्मक विशेषता में आता है समस्या समाधान और निर्णय लेना। किस प्रकार से हम समस्या समाधान करेंगे, निर्णय लेंगे। तो समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने और सूचित निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है, समस्या समाधान होती है। समस्या समाधान का मतलब, मान लीजिए कोई समस्या आ गई, मान लीजिए खेलते खेलते हमारी बॉल या गेंद कहाँ पे तालाब में चली जाती है, गिर जाती है, ठीक है, छोटे से पॉन्ड में चली जाती है। तो वहाँ पर समस्या पहले हम इकट्ठी करेंगे कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमें गेंद को अपने पास रखना है, लेकिन वो गेंद कहाँ पे है, बीच तालाब में, पानी में है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर समस्या का विश्लेषण करेंगे और फिर वहाँ पर समस्या समाधान करने के लिए हम तरीके सोचेंगे। या हम मान लीजिए डंडे ले लेते हैं, डंडे से गेंद को खींच लेंगे, या आप देखते हैं गेंद के आगे गिट्टी फेंकने से क्या होती है, वाइब्रेशन होने से गेंद अब पीछे की ओर आने लगती है। तो ये आपकी क्या हो गई, समस्या समाधान। और उसी समय निर्णय किस प्रकार से लें, मतलब उस समस्या को समाधान करने के लिए निर्णय किस प्रकार से लें, निर्णय लेने की क्षमता क्या होगी, वो आपका आता है समस्या समाधान, निर्णय लेना। अब आता है सार सोच, यानी वैचारिक रूप से सोचने और जटिल विचारों और संबंधों को समझने की क्षमता। सार सोच का क्या मतलब है, हम जो समस्याओं को सॉल्व कर चुके हैं, अब उसमें हमारे अंदर कुछ ना कुछ वैचारिक सोच डेवलपमेंट होगी, वैचारिक कॉन्सेप्ट बनेगा। तो वैचारिक जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उसका जटिल विचारों के साथ संबंध किस प्रकार सा है, या उसको समझने की जो क्षमता है वो आती है संवेदनात्मक क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता है संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है रचनात्मक, नए और मूल विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता। रचनात्मकता का मतलब है एक बच्चा किस प्रकार से नई चीज़ों को सोच सकता है, किस प्रकार से अपने नए विचारों को दे सकता है, वो बच्चे की रचनात्मकता को व्यक्त करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आपने डोमेन के 2 क्षेत्र पढ़ लिए हैं। अब डोमेन में 2 अलग और क्षेत्र बचे हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो आशा ये होगी कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन स्टार्ट चल रहा होगा। तो कृपया अपने फोकस को बनाए रखिए और साथ में प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए यहीं पर अपने लेक्चर को विराम देते हैं।